नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास देहरादून में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माला चढ़ा करके, द्वीप प्रज्वलित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया सीएम धामी ने और पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सीएम धामी की तस्वीरें सीधा आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। देहरादून से ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की है। देहरादून से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुष्कर सिंह धामी ने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है। आज जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस उपलक्ष्य में पुष्कर सिंह धामी ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नेताजी को हार्दिक श्रद्धांजलि दी। देहरादून से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने पहले बॉस को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की और इसी के साथ उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि भी दी है। उत्तराखंड बीजेपी अब दर्शन अभियान चलाएगी, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी अब राम मंदिर दर्शन अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें प्रदेश की हर लोकसभा से 6000 भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा और यह अभियान 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलेगा। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भक्तों को अयोध्या ले जाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी अब जो है वो दर्शन अभियान चलाएगी और देहरादून से खबर, जहां पर भक्तों को अयोध्या ले जाया जाएगा। साथ ही 25 जनवरी से 25 मार्च तक यह अभियान चलेगा, जिसमें बीजेपी अब दर्शन अभियान चलाएगी। आपको बता दें, 22 जनवरी का वह ऐतिहासिक दिन 500 सालों के बाद आया, जब भारत ही नहीं पूरा विश्व उस की मिसाल बना और इस ऐतिहासिक पर्व का साक्षी बना। पुलिस मुख्यालय देहरादून की तरफ से गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सेवा के आधार पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। वहीं इस संबंध में सूची भी जारी की गई है, जिसके तहत राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक 3 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया जाएगा। बता दें कि उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह 4, जबकि सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह 19 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी सम्मानित किए जाएंगे।
25 जनवरी को मतदाता दिवस को लेकर के प्रदेश में धूम देखी जा रही है। मतदाता दिवस के मौके पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर के मुख्य विकास अधिकारी झरना कमछान ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून में सभी जनपदों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसके जरिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग और बाल विकास भी जागरूकता अभियान में शामिल किए गए हैं। देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम है। ये गांधी पार्क में आयोजित किया जा रहा है इस बार, और इसके लिए सभी तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं। इसमें सभी जनपदों से स्टॉल्स लगाए जाएंगे। ये इसमें स्वीप कार्यक्रम जो है, इसके तहत जो है अच्छा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। हमारे जो आने वाले इलेक्शन है, ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक मतदाता जो है अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। और वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं। स्कूल के बच्चों के द्वारा भी पार्टिसिपेशन किया जाएगा। इसमें जो समस्त संबंधित विभाग है, जैसे हमारा शिक्षा विभाग है, बाल विकास विभाग है और अन्य विभाग है, उनको अपने अपने स्तर से तैयारियां करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। देहरादून उद्यान विभाग कृषि क्षेत्र में किसानों को नई खेती के लिए जागरूक कर रहा है। मौसम में बदलाव के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उद्यान विभाग जनपद के किसानों को ड्रैगन फ्रूट के लिए प्रेरित कर रहा है। बता दें कि विभाग की ये पहल किसानों को विदेशी फ्रूट के अलावा आमदनी बढ़ाने के साथ साथ लोगों में होने वाली गंभीर बीमारियों से भी राहत दिलाएगी। बता दें कि देहरादून के चक्राता सहसपुर क्षेत्र में किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं देहरादून के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ड्रैगन फ्रूट जो कि एक अमेरिकन फल है, इस फल की देहरादून में अपार संभावनाएं दिख रही है। अभी देहरादून जिले की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को मोटिवेट किया और यहाँ पे फार्मर्स को ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। लगभग 12,000 पौधे हमारे द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और विकास नगर, कालसी और चक्राता ब्लॉक में, और लगभग 80 से 100 किसान इसमें बेनिफिट हुए हैं और लगभग 42 हेक्टेयर्स में प्लांटेशन करवाया गया है। और किसानों का इसके प्रति बहुत ज्यादा रुझान सामने आया है। कुछ किसान थे, लगभग 5 से 7 ऐसे किसान हैं यहाँ पे जो पहले से ही इसकी खेती कर भी रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि जो ड्रैगन फ्रूट है वो आपका ट्रॉपिकल कंडीशन में भी हो जाता है और टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी हो जाता है, हार्डी क्रॉप है और पानी की भी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो किसानों के लिए बहुत ही बेनिफिट है इस क्रॉप के साथ। क्योंकि जो इसका फ्रूट है वो भी 100 रुपीज पर केजी का मार्केट में बिकता है, पर पीस मार्केट में बिकता है। तो एक बहुत अच्छी क्रॉप है, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। बता दें कि बैठक में समाजवादी पार्टी, सीपीएम, भाकपा माले, उत्तराखंड महिला मंच, समाजवादी पार्टी के साथ ही तमाम सामाजिक संगठन से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बैठक में 2024 के इलेक्शन पर चर्चा की जा रही है। तमाम जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के भी बैठक में चर्चा की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण हजारा हमारा समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने साल 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, उसको लेकर के बीजेपी पर हमलावर होने की कोशिश की जा रही है। देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है
और इंडिया गठबंधन के घटक दलों का मुख्य लक्ष्य है देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाना। और उत्तराखंड में भी आज यहां पर उत्तराखंड में जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, कुछ और संस्थाएं, उनके साथ आज यहां पर बैठक होगी और बैठक में जो हमारा मुख्य लक्ष्य है कि वो रणनीति बनाएंगे जिस तरीके से हम उत्तराखंड में भी, देश में तो देखिए, अब सभी घटक दल जो हैं, इंडिया गठबंधन और भी अन्य दल भी, हम लोगों ने सबको आमंत्रित किया है और एक साझी रणनीति बनाने की आवश्यकता महसूस सभी लोग कर रहे हैं। 12 बजे से आज हमारे पीसीसी में ये बैठक है जिसमें सच्चान जी, आदरणीय भंडारी जी, समर भंडारी जी और मैखुरी जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि अच्छी बैठक रहेगी और जो सुझाव साथियों के हमको मिलेंगे उसमें अमल करेंगे, उस पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और जो सामाजिक गैर बराबरी है उसको अनदेखा किया जा रहा है और देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सारी समस्याओं पर लीपापोती की जा रही है। इसको लेकर गहरी चिंता है। जो इंडिया पार्टी के 28 पार्टियां हैं वो सब एकजुट होकर इससे कैसे संघर्ष करें, इसको लेकर चिंतित है और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। और आज उत्तराखंड की भी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, हम साथ बैठ रहे हैं और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी एक वायबल, प्रभावशाली विकल्प खड़ा करने का प्रयास हम यहां करेंगे। मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस छोड़ के बसपा में गए मरगूब कुरैशी ने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस ने उन्हें कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया है और 27 जनवरी को एक बड़े कार्यक्रम के दौरान उन्हें पत्र भी सौंप दिया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा के साथ युवा मोर्चा के पूर्व महासचिव प्रवेज्ञ अहमद सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने चुनाव की बागडोर संभालेंगे। मेरे भी समझ में आई बात, मैंने कांग्रेस में वापसी की। कांग्रेस को मजबूती मिली है और मरगूब भाई जो हैं हमारे बहुत हर बिरादरी में, हर समाज में बहुत अच्छी पैठ रखने वाले व्यक्तित्व हैं और इनके आने से जो है आज हमें बहुत, कांग्रेस पूरे परिवार को बहुत खुशी है और हम पूरा परिवार कांग्रेस का इनका हार्दिक स्वागत करता है। चुनाव में उपचुनाव करेगा, किस तरह से काम करेंगे? 100% काम ही नहीं करना एक तरफा। काजी निजामुद्दीन जी जो है जीत की ओर जा रहे हैं और इंशाल्लाह 100% हम विधानसभा भी और लोकसभा भी जो है कांग्रेस की झोली में जा रही है। तो उपचुनाव के साथ साथ रोज परिवार बढ़ रहा है। आप देखिए, आज भी आपको खुशखबरी मिली है, कांग्रेस कल फिर मिलेगी, परसों फिर मिलेगी। रोज जो है, जो भी रूठे हुए थे या जो भी आपसी मतभेद थे वो दूर हो रहे हैं और कांग्रेस का परिवार रोज बढ़ने की ओर है। छोटी छोटी चीजें, नाराजगियां, ये सब चलती रहती हैं। बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस, एक समंदर है। देश में लगभग 60-65 साल कांग्रेस ने राज किया है, सरकार चली है और फिर उम्मीद है कि जैसे माननीय राहुल गांधी जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं पूरे देश की, तो उम्मीद है फिर वापसी कांग्रेस होगी इंशाल्लाह। तो बहुत बड़ा समंदर है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, नाराजगियां होती रहती हैं। नाराजगी खत्म हो गई हमारे राज्य नेतृत्व और काजी निजामुद्दीन जी ने जो है बैठ करके सब चीजों को खत्म कर दिया। अब हम सब कांग्रेस के साथ हैं। सब मेरे साथी यहाँ पर मौजूद सभी, इसलिए आज आप लोगों को मैंने इत्तला दी और पर मेरे भी समझ में आई।
बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री आदित्य संभालेंगे लोकसभा के चुनाव की कमान। आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बसपा में शामिल हुए मरगूब कुरैशी जो हैं अब कांग्रेस में वापस आ गए हैं। उन्होंने कांग्रेस का फिर से हाथ थाम लिया है। पूर्व राज्य मंत्री आदित्य जो हैं वो अब फिर से लोकसभा चुनाव की कमान संभालेंगे। खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बता दें कि 2024 में अप्रैल मई माह के अंदर लोकसभा चुनाव संभावित हैं, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव के प्रचार में और चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे को लेकर के कांग्रेस में भी तैयारियों का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि मरगूब कुरैशी जो कि कांग्रेस पार्टी में पहले शामिल थे, उसके बाद उन्होंने बसपा पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अब फिर से एक बार उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और साथ ही कांग्रेस में शिरकत कर ली। आपको बता दें कि उन्होंने जानकारी ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं मरगूब कुरैशी की कांग्रेस में वापसी हुई है और इसी को लेकर के कांग्रेस का कुनबा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव होने हैं इस साल 2024 में। सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं कुछ राज्यों में इस साल विधानसभा इलेक्शन भी होने हैं। बता दें कि कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चला रही है और साथ ही विभिन्न तरीके से कई पार्टियां जो है वो अपने वोटरों को साधने की कोशिश में जुट गई है। ये खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कुनबे में बढ़त होती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में बढ़त यहां पर आपको दिखाई दे रही है कि पूर्व राज्य मंत्री आदित्य लोकसभा के चुनाव कमान संभालेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है। साथ ही जो कुरैशी हैं वो पहले कांग्रेस पार्टी में ही शामिल थे, बीच में वो कांग्रेस से उन्होंने अपना मुंह मोड़ते हुए बसपा पार्टी ज्वाइन कर ली थी और अब दोबारा से एक बार फिर लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के गढ़ में अपने कुनबे में उन्होंने गढ़ वापसी की है, घर वापसी करी है उन्होंने कुरैशी ने। साथ ही देखा जा सकता है कि इसी के तहत उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है कांग्रेस की तरफ से। कुरैशी का कहना है कि आगामी 27 जनवरी को एक कार्यक्रम जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा, उसमें इन्हें पत्र भी सौंप दिया जाएगा। कांग्रेस की सदस्यता का पत्र 27 जनवरी को सौंप दिया जाएगा। वहीं सूत्रों के हवाले से ऐसा भी माना जा रहा है कि मरगूब कुरैशी को चुनाव में कोई बड़ी भूमिका भी दी जा सकती है। बता दें कि साल 2024 में राहुल गांधी की असम यात्रा के दौरान असम के नौगांव में राहुल गांधी को मंदिर में दर्शन करने से बीते रोज रोक दिया गया था। इसी को लेकर के महानगर कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि इतना पावन दिन था 22 जनवरी का, उसके बावजूद राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। इसकी संपूर्ण कांग्रेस पार्टी ने जमकर निंदा की है। धार्मिक स्थल पर अगर किसी को जाने से रोका जाता है तो वो निंदनीय है। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि राम सबके हैं और सबके रहेंगे। हिंदू धर्म की आस्था को कहीं से ठेस पहुंची है, इस तरह का रवैया जो पूरे देश में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित रूप से राहुल जी के जो मंदिर पे जाने से रोका गया है, कल इतने पावन दिवस पे जो रोका गया है, उसकी कितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और किसी भी भले मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कहीं कोई धार्मिक स्थल पे किसी को रोका जाता है तो बहुत गलत है। और राम
हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। और सनातन धर्म के किसी भी सनातनी को या हिंदू को मंदिर में जाने से रोकना बहुत ही गलत है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा है और ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिटलर रवैया जो इस देश में चल रहा है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। न्याय यात्रा कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद निधानी ने विकासनगर पहुंच करके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बता दें कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री प्रसाद निधानी को टिहरी लोकसभा का प्रभारी बनाया है। लोकसभा प्रभारी नियुक्त होने के बाद पहली बार विकासनगर पहुंचे मंत्री प्रसाद निधानी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के चुनाव के लिए कमर कसने की बात कही है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित चकराता विधायक प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। मंत्री प्रसाद निधानी ने जानकारी देते हुए बताया कि असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया था, जिससे बीजेपी दिखाना चाहती है कि केवल वही धर्म की ठेकेदार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बाण कांग्रेस को भेदने में सफल नहीं हो पाएगा। चलाती है कांग्रेस जो है फूलों से बात करती है। बीजेपी का जो रामबाण जो आप कह रहे हैं ये उनके दृष्टि से होगा। भगवान राम ने कभी भी किसी गलत बात को उजागर करने के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उसका सर्वनाश करने की बात की। और जो आज इस देश में हो रहा है, मुख्य तौर से मैं कहना चाहता हूं कि कल हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी मंदिर में जा रहे थे आसाम में और वहां पर उनको जाने से रोक दिया गया। तो आखिर में बीजेपी वाले चाहते क्या हैं? क्या केवल जो धर्म है इन्हीं का यही ठेकेदार है? ये हिंदुस्तान केवल धर्म के नाम पे नहीं चल सकता। सर्वधर्म समानत्व, स्वदेश स्पर्श भावना, तो इस भावना को लेकर के कांग्रेस चलती है। और इस तरीके से जो बीजेपी ने, जैसे आपकी भाषा है बोलने का कि रामबाण चलाया, ये हम बाण बूण की कोई परवाह नहीं करते हैं। कांग्रेस का जो सीना है वो बहुत मजबूत है। आजादी की लड़ाई से लेकर के और दो प्रधानमंत्रियों की शहादतों को दे करके, और आज भी कांग्रेस जो है लगातार देश के माहौल में जो ये खराबी ला रहे हैं उसको जोड़ने का काम कर रही है। तो ये जो बीजेपी का जो रामबाण चलाया है, ये बाण जो है ये कांग्रेस को नहीं भेद पाएगा। हमारा जो कांग्रेस का जो सीना है वो धर्मनिरपेक्ष है। कांग्रेस का सीना भारत की आत्मा है और इस आत्मा की बदौलत ही हम पार्लियामेंट का चुनाव जीतेंगे। वही विकासनगर में आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर शिकार की घटना के बाद वन महकमे में हरकत मच गई। वन महकमा हरकत में आ गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में वन विभाग की टीम टिमली गांव और रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर गश्त करती हुई नजर आई। दरअसल बता दें कि टिमली रेंज में शिकार की चर्चाओं के बीच एक जंगली जानवर का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जंगली जानवर के उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आपसी संघर्ष में इस जानवर की मौत हुई है या फिर किसी शिकारी ने शिकार करके इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद वन विभाग की भारी भरकम टीम ने टिमली गांव और गांव के लगते आरक्षित वन क्षेत्र में गश्त करते हुए घटना की जांच पड़ताल की है। साथ ही गांव के अगर लोगों की माने तो बीते सालों में कभी भी गांव से लगे आरक्षित वन क्षेत्र में शिकार की घटना नहीं घटी है और न ही गांव का कोई व्यक्ति शिकार जैसे आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि यह घटना गांव को बदनाम करने की साजिश है। वहीं इस मामले में टिमली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मुकेश कुमार का कहना है कि वन विभाग हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है और इस घटना की गंभीरता से जांच की जाएगी। अगर जांच में आपराधिक मामला पाया गया तो अपराधी सलाखों के पीछे होगा। तिमली वन क्षेत्र में अवैध शिकार की घटना की प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में हमारे द्वारा इस क्षेत्र में विस्तृत सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है
और 2 दिन पहले एक जंगली सुअर के शव भी बरामद हुआ था, जिसके बारे में हमारे द्वारा यहाँ पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध जो भी हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है और कुछ संदिग्ध हमें पता चले हैं जिनके लिए अभी और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जानी है और पूर्ण साक्ष्य संकलन के उपरांत ही उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है। उस पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर और जो यहाँ से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई होगी उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चूंकि ये तिमली जो गांव है ये एक वन क्षेत्र के चारों तरफ से वन क्षेत्र से घिरा हुआ है और यहाँ के ज्यादातर लोग वन पर जलोनी लकड़ी हेतु आश्रित है। तो हमारे द्वारा इस पर एक पूर्ण सख्ताई की गई है कि जलोनी लकड़ी का जो हक हकूक हेतु निर्धारित परिवार हैं उन्हें ही हक हकूक का लाभ मिले। किंतु देखा गया है कि यहाँ पर कुछ लोग कमर्शियल एक्टिविटीज जलोनी लकड़ी की कर रहे थे जिन पर हमारे द्वारा सख्ताई की गई है और जिससे कि वन संपदा का कमर्शियल दोहन ना हो और ये लगातार जारी रहेगा आगे इस रोकथाम की कार्रवाई। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।